दिल्ली में कोई ऐसा पकड़ा गया है जिस पर पुलिस का इल्जाम है कि उसने 5000 लड़कियों को जिस्म फरोशी के धंधे में उतारा है। यह संख्या सुनकर कोई भी सन्नाटे में आ जाए, मगर उसका कारण संख्या नहीं है। उसका कारण है कि हम इस समस्या से अनजान तो हैं ही, बेपरवाह भी हैं। मुकेश सिंह सिंगर की रिपोर्ट देखिए, फिर हम इस पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। भागने वालों के पास तो विकल्प है कि वे जीबी रोड से भाग जाएं, लेकिन क्या भागने का विकल्प सभी के पास है? कैमरों के जाने के बाद ये भागने वाले तो फिर से लौट के आ सकते हैं, लेकिन जीबी रोड के कोठों के बीच जो जिंदगियां कैद हैं, उन्हें भागने का मौका कैसे मिले? क्राइम ब्रांच का दावा है कि ये कोठा कथित रूप से आफाक हुसैन और उसकी पत्नी सारा का है। पुलिस के दावों के अनुसार उनके 6 कोठे हैं। 4/4 के इन दड़ों में कोई ठीक से करवट भी नहीं बदल सकता, लेकिन यहाँ की जुबान में इन्हें कमरा कहते हैं। 250 लड़कियाँ इन कमरों में कैद बताई जाती हैं। पुलिस ने बताया कि आफाक इन गुफाओं में बंद लड़कियों के बूते पर हर दिन 10 लाख की कमाई करता है, यानी महीने भर में 3 करोड़ की कमाई। इन लोगों को पता है कि पुलिस का छापा पड़ता है, चर्चा होती है और फिर कुछ दिन बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। शायद इसी दुस्साहस के कारण बिचौलिए और मसलमैन मीडिया को ललकारने भी आ गए। इन्हें पता है कि आज तक इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये कोठे जो भी हैं यहाँ पे सरकार द्वारा चलाए गए हैं और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी के साथ जबरदस्ती हो रहा है और सब अपनी सहमति से काम चल रहा है। हर लड़की के पास लाइसेंस है, बाकायदा कोठे का लाइसेंस है। क्या काम चल रहा है यहाँ पे? कहाँ आपको नहीं पता क्या काम चल रहा है? आप वैसे ही आ गए यहाँ पे। इसका लाइसेंस है इस काम के लिए, गलत काम का लाइसेंस तो होता नहीं है। गलत काम का कौन कह रहा है कि गलत काम होता है? आपने देखा जाके होता क्या है? अच्छा होता क्या है यहाँ पे, ये तो बताओ। आप जाके देख सकते हो क्या होता है यहाँ पे। नहीं आप, मैं तो गया नहीं, मैं तो यहीं से या इसका मालिक कौन है? आफाक मालिक इसका? मेरे को मालिक का कोई पता नहीं, पर मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी की इज्जत उछालना आपके हाथ में नहीं है। आप क्या नौकरी करते हैं यहाँ पे? मैं कुछ नहीं करता। आफाक हुसैन और उसकी पत्नी समेत 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रमेश पंडित हुसैन का ड्राइवर है जो मुनीम का काम करता है। एक मैनेजर भी है जिसका नाम वासु है। एक लठैत किस्म का सरफराज जो कि अभी फरार है। हम और आप जीवन में नायिका का कुछ और मतलब जानते हैं। कोठों पर नायिका मालकिन की मैनेजर जैसी होती है जो लड़कियों पर निगाह और नियंत्रण रखती है। सायरा भी कभी नायिका ही थी। 6 महीने से क्राइम ब्रांच की 5-6 टीमें काम कर रही थीं। गरीब घरों की बच्चियां होती हैं दूर दराज के स्टेट्स में और इवन नेपाल में, वहां से ये बेला फुसला के अपनी नायिकाओं के थ्रू, अपने एजेंट्स के थ्रू, दलालों के थ्रू उनको दिल्ली ले आते हैं। शुरू में खाली 1-2 लाख रुपए का पेमेंट होता है। उन लड़कियों को बहुत ही दयनीय स्थिति में, बहुत ही गंदे हालात में रखा जाता है। उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जाता है और दड़बों में जानवरों की तरह रख के उनको इतना दहशत में ला दिया जाता है कि उनके पास कोई चारा नहीं होता। उनके ऑर्डर मानने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं बचता है। पुलिस के मुताबिक सारा को 20 साल पहले हैदराबाद से दिल्ली लेकर इस धंधे में धकेल दिया गया। उसके बाद उसने इस धंधे को अपना पेशा बना लिया। आफाक से शादी करने के बाद उसने कोठों को खरीदना शुरू किया। कोठे किसी और के नाम से खरीदे गए। इस दंपति ने 20 सालों में करीब 5000 लड़कियों को इस धंधे में धकेला। जिन लड़कियों की जिंदगी इन तहखानों में बंद है, जहां हवा भी मयस्सर नहीं है, उनके दम पर आफाक के पास हवा से बातें करने वाली हर तरह की कारें हैं। आर.के. पुरम दिल्ली क्राइम ब्रांच के दफ्तर में जब्त इन गाड़ियों को देखिए, लाखों की कारें हैं। आफाक एक स्कूल भी चलाता है। दक्षिणी दिल्ली के सरिता विहार के पास जैतपुर में इसका स्कूल है। हम इस स्कूल की पूरी तस्वीर आपको नहीं दिखा रहे हैं। जैतपुर में ही इसका एक फार्म हाउस है। आश्रम के पास भगवान नगर में इसका एक घर है। बेंगलुरु में 2 और मकान हैं। कई और शहरों में संपत्तियों का पता चला है। आफाक अब जैतपुर से दक्षिण दिल्ली के ही पॉश कॉलोनी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में
रहने का प्लान बना रहा था। एक कोठी खरीदने के लिए 50 लाख रुपए भी दिए थे। आफाक के एक ही बैंक अकाउंट से 4 करोड़ से ज्यादा की नकदी मिली है। पुलिस का अंदाजा है कि आफाक ने इस धंधे से करीब 100 करोड़ की संपत्ति बनाई है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार गिरफ्तार हुए हैं, कई बार हो चुके हैं। सारा तो 7 साल की सजा भी काटाई है, लेकिन इस बार पुलिस ने इन पर मकोका के तहत कार्रवाई की है। अब शायद छूटना आसान नहीं हो। सवाल हमारा कुछ और भी है। ये तो जेल गए, लेकिन क्या वो 5000 लड़कियां कभी छूट पाएंगी जिन्हें देह व्यापार के धंधे में लाने का आफाक पर आरोप है? पुलिस के मुताबिक जीबी रोड की हजारों दर्दनाक कहानियों का गुनाहगार आफाक और उसका गैंग है। इसके अलावा यहाँ पर 2 से 3 ऐसे और बड़े गैंग हैं जिनका जीबी रोड के 80% कोठों पर कब्जा है। पुलिस ने इस गैंग पर पहली बार कड़ी कार्रवाई की है और पुलिस का ये दावा है कि बहुत जल्दी ही जो बाकी के गैंग हैं उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे वकील अपर्णा भट्ट के साथ। थोड़ी देर में लौटते हैं। अपर्णा जी, हमने मुकेश की स्टोरी देखी। मैं आपसे एक सिंपल सवाल करना चाहता हूं कि बीच बीच में साल 2 साल के बाद ऐसे छापे पड़ते हैं, कुछ गिरफ्तारियां होती हैं, लेकिन फिर भी वो जगह देश के अन्य अन्य इलाकों में मौजूद है। हम क्यों नहीं हटा सकते हैं उसे? ब्रॉथल की बात कर रहे हैं, क्योंकि कानून में साफ लिखा है ब्रॉथल रखना क्राइम है, ब्रॉथल चलाना क्राइम है। अगर आप अब किसी को किराए पे देते हैं घर और आपको मालूम नहीं है कि ब्रॉथल चल रहा है, जिम्मेदारी आपकी बनती है ये साबित करना, मालूम नहीं है। ठीक है। ये सेक्शन 3 ऑफ ITPA है। ये आज का कानून है, 1956 से चल रहा है। 87 में बहुत सारे सुधारे आई थी, लेकिन कानून आज के दिन में है। क्यों नहीं बंद हो रहा है, ये सवाल मेरा मन में भी है जितना आपके मन में है। पता नहीं क्यों नहीं बंद हो रहा है। और ये बात दिल्ली की नहीं है। दिल्ली में JB रोड है, बॉम्बे में कमाटीपुरा है, कलकत्ता में सोनागाछी है। अलग अलग शहर में अलग अलग इलाका है और बहुत सारी जगह पे इस इलाके के बाहर भी होती है ये सब चीजें। लेकिन बंद क्यों नहीं हो रहा है? मेरे हिसाब से इसलिए बंद नहीं हो रहा है क्योंकि उसमें जो जिसके खिलाफ अत्याचार होता है उनके बारे में कोई सोचता नहीं है, वो कोई मतलब नहीं बनते हमारे लिए। और दूसरी बात, डिमांड बहुत है। जब तक डिमांड है तब तक ये लोग केटर करते रहेंगे डिमांड को, और पैसा बहुत है। बस यही मामला है, इसलिए नहीं। दुनिया भर में दबाव पड़ता होगा, जैसे बहुत सारे ये ह्यूमन राइट्स के इश्यूज आते होंगे तो बहुत सारी संस्थाएं दबाव बढ़ाती होंगी, क्या तो दबाव उसका चर्चा करती होंगी कि यहाँ औरतों की स्थिति इतनी खराब है, ट्रैफिकिंग इतना बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा रहता है। कानून बनाने की भी अभी बात हो रही थी, जो बीच में इसका ड्राफ्ट वापस ले लिया गया, कुछ ऐसा हुआ था, तब भी कोई गतिविधि नहीं होती है। कानून तो है ना हमारे पास। देखो, नई कानून के बारे में मैं आपको अलग से बता दूंगी, वो अलग ही मुद्दा है एक। कानून हमारे पास पहले से है। कानून में साफ लिखा है, अगर कोई भी व्यक्ति, ये आज की कानून नहीं है, सिर्फ 1987 56 से शुरू हुआ, 87 में अमेंडमेंट हुआ, बहुत ही पुरानी कानून है। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट एक हमारी नेशनल सेंट्रल कानून है, ठीक है, और हर स्टेट में चालू है। उसमें साफ लिखा है, अगर कोई व्यक्ति किसी को ले जाना चाहता है, इंड्यूस करता है, और मतलब अगर कोई उसमें अबेट करता है, मतलब मदद ले जाना, हाँ, मदद, अबेट करता, अबेट कानून में क्रिमिनल क्राइम में अबेटमेंट इज अ वेरी स्पेसिफिक ऑफेंस। वो तीनों एक जुर्म है। ब्रॉथल चलाना जुर्म है, ब्रॉथल किराए पे, मैंने जैसे पहले कहा, तो ये सब कानून तो है 5000 already। इतने सारे एनजीओ हैं, मतलब मैं एनजीओ को कैसे ब्लेम कर सकता हूँ? पुलिस एजेंसी, ये सब चीज है। एक एजेंट जो पकड़ाया है, ये उस पे एलिगेशन है, आरोप है कि इसने 5000 लड़कियों को इस धंधे में उतारा है। तो ये तो सिर्फ 2 आदमी तो नहीं होगा, इतनी बड़ी संख्या 5000 लड़कियों को लाने में मैं तो सुन के सन्नाटे में हूँ। बिल्कुल नहीं होता है। वो भारत के अलग अलग इलाकों से उन लड़कियों को उठाया होगा और इनको उन धंधों में पहुंचाया होगा इसने, तो ये तो कोई बहुत बड़ा नेटवर्क होगा। बिल्कुल नहीं होता है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। कुछ साल पहले, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत ज्यादा एक्टिव थी, पुलिस वाले का मेरे पास फोन आया, कमला नगर थाने जो वहीं पे JB रोड में बनता है, फोन आया, तो हम गए। वहां पे 2 लड़कियां रेस्क्यूड थे, वो करीब 20-22 साल के थे, माइनर नहीं थे, अडल्ट 2 लड़कियां थे। उनसे सवाल जब पूछा गया था, मेरे सामने सवाल पूछा गया था, इतना पूछा गया था, अच्छा तुम अपनी मर्जी से हो अब या तुम्हें कोई दबाव डाला? उसने कहा नहीं, मैं अपनी मर्जी से हूं। तो इन पुलिस का केस, जैसे वो बोलती मर्जी से हो तब बंद हो जाता है। ये गैर कानूनी है, मर्जी का कोई मतलब ही नहीं इसमें कानून के हिसाब से।
और मर्जी का कोई विकल्प नहीं है कि आप मर्जी का कह दें तो आप बच सकते हैं। मर्जी नहीं, इसमें कंसेंट का बात ही नहीं आता है। कानून साफ कहता है अगर आप किसी महिला को एक्सप्लॉइट करते हैं इसकी वजह से प्रोस्टिट्यूशन के लिए, वो गैर कानूनी है और आपको प्रोसिक्यूट करना चाहिए और आपको पनिशमेंट मिलना चाहिए। वो लड़की उसमें क्या रोल प्ले करती है उसे कोई मतलब भी नहीं आपको, वो कानून है हमारा। लेकिन हम लोग विमेन जो जैसे मैं जो महिलाओं के साथ काम करते, हम लोग ये बोल रहे हैं कि आप लड़की को मत पिनलाइज करो। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि वो लड़की को मत पिनलाइज करो जो बेचारी आई है। और एक और बात, लड़की से जब मैंने पूछा, मैंने बात किया क्योंकि हमको बुलाया गया था, सोशल वर्कर नहीं मिले तो मुझे बुलाया गया, तो मैं पूछी, आई आस्क्ड हर कि अच्छा ठीक है आज तो अपनी मर्जी से कर रहे हो, पहले कब आई थी? जब पहले आई थी 5-6 साल पहले, जब 15-16 साल की थी, तब वो अपनी मर्जी से नहीं आई थी। उसको इंड्यूस किया गया था कि तुमको कुछ अच्छे ग्लैमरस वाले कोई नौकरी दिया जाएगा, देंगे या कुछ देंगे। मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि ट्रैफिकिंग कानून के अलावा मतलब इस तरह के अपराध के कानून तो है, पर वो जो पुलिस हमारे शॉट में वो जो दड़बा जैसा मतलब 4 फीट बाई 4 फीट भी नहीं, आदमी करवट नहीं बदल सकता, ये किस कानून के तहत एक इंसान को रहने के लिए बनाने की इजाजत है? क्या किसी अर्बन कानून में डीडीए के पास ये इस तरह का है या एमसीडी के लाइसेंस से इस तरह से छोटे छोटे खोखे बने हुए हैं? बिल्कुल नहीं है, तो सवाल मतलब है ही तो नहीं। क्या उस कानून के हिसाब से इनको नहीं तोड़ देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल छोड़ना चाहिए। एक्चुअली हमारे लिए गोडाउन कैसा होना चाहिए उसके लिए भी कानून है ना, उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। हम बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब आपका हमारा इतना रिस्ट्रिक्शंस है, इतना हमारे अगर प्राइवेट व्यक्ति कोई अपना घर बनाए उसमें बालकनी कितनी बड़ी होना चाहिए, खिड़की कैसी होना चाहिए, उसके लिए सब कानून है। इसके भी कानून है सारे, तो बिना खिड़की के उस तरह से दड़बा बनाया हुआ है। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक्चुअली एक मुद्दा जो है अभी हमारी जो बहुत सारी मुद्दा है जो मुझे गुस्सा आता है, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं ज्यादा भावुक हो जाती इस बात में, क्योंकि मैं आपके साथ जो मैं बात कर रही हूँ 2016 है, मैं 96 में भी यही बात कर रही थी, 2006 में भी यही बात कर रही हूँ, मेरे बाद भी कोई 20 साल बाद यही प्रोग्राम कर रहा है। अभी जो ट्रैफिकिंग कानून जो बताया ना आपने, हमारी एक केस चल रही थी, मेरी एक क्लाइंट है प्रज्वला, एक संस्था है, बहुत मशहूर संस्था है, उनका एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में 2004 से। वो जब केस PIL सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, उस जब केस खत्म हो रहा था तब सरकार ने एक आश्वासन दिया कि बहुत कुछ बताया, उन्होंने ये भी कहा कि हम ट्रैफिकिंग के लिए एक कॉम्प्रहेंसिव नया कानून ला रहे हैं। उस आधार पे एक बिल आई थी, बहुत कुछ हुआ था, वो बिल को सबने रिजेक्ट किया कि ये बिल इतना खराब है कि इससे कुछ हो नहीं सकता। उसके बाद मुझे सुनने में आया है कि वो बिल अभी उसमें कुछ चेंजेस हो रहा है, नए किसी कमिटी बनाई, वो बिल बना रहे, तो वो आज कानून वो क्या रूप में वो बिल आएगा अभी पता नहीं किसी को, तो इसलिए उसके बारे में बात करना ठीक नहीं है। लेकिन मैं कहती हूं हमारे पास कानून है, मकोका इसमें लागू किया है, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी अप्रोप्रिएट दैट दे शुड डू इट, बिकॉज ये है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। जैसे आपने सही कहा, एक व्यक्ति का काम नहीं है, इसमें हर लेवल पे इन्वॉल्व है। पेरेंट्स तक वो लोग पेरेंट्स को बताते हैं कि 5,000 रुपए देने के पास भी इतनी एजेंसी नहीं है, वो 6 महीने तक क्राइम ब्रांच की टीम लगी रही, तब इस एक आदमी को अब पकड़ा गया, जबकि ये आदमी तो बहुत 5,000 लड़कियों को तो एक दिन ये धंधे में नहीं लाया होगा। बिल्कुल जो नहीं भी है, और बिल्कुल नहीं, ड्राइवर, मैनेजर, मुनीम, सब उस मुकेश की स्टोरी में मैं देख रहा था। और एक आदमी तो हो ही नहीं सकता, और इतने पैसे बनाए, इतने दिन कहाँ रखा था, एक टैक्सेशन लॉ भी चालू होता है, बहुत सारी चीज होता है इसमें, मनी लॉन्ड्रिंग भी है, बहुत सारी चीजें होता है। अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये केस यहीं पे इसलिए बंद हो जाता है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन सुपरफिशियल रहता है। कभी वो लड़कियों का गांव में जाके पता नहीं करते कि वो लड़कियां आई कैसे। अगर एक लड़की के बारे में इंक्वायरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरे हीरो बन गए मीडिया में और पूरा क्रेडिट आ गया कि हमने ऐसा किया। मैं चाहता हूं कि अफसर साहब जो आप कह रही हैं कि उस पर भी नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया अपर्णा भट्ट जी। 5,000 लड़कियां एक आदमी से, पूरे देश के स्तर पर ना जाने ये संख्या कितनी बड़ी होगी। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।